अभी हम यहां पर हैं. दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. सो हमारा न्यू टॉपिक है फोर्स. फोर्स इज दैट विच पुशेस और पुल्स. फोर्स को एक्चुअली बहुत सारे कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, रियल फोर्स, सुडो फोर्स एंड सो ऑन. वो मैं दिखाऊंगा बाद में. लेकिन कोई भी फोर्स आप लो, वो या तो पुश होगा या पुल होगा. एग्जांपल हम दिखाते हैं. तो अर्थ, मास एम, एम जी. तो ये देखो, देयर इज अ मास एम. अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस मास एम विद अ फोर्स एम जी. तो यानी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अर्थ पुल कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है विद अ फोर्स एम जी. तो ये हुआ पुलिंग फोर्स का एग्जांपल. तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक पुलिंग फोर्स हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स एक पुलिंग फोर्स हुआ. ठीक उसी तरह से मैग्नेट में अगर दो पोल सेम हो तो वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं. वो पुशिंग फोर्स का एग्जांपल हुआ. मैग्नेट, तो यहां पर नॉर्थ पोल एक दूसरे को पुश कर रहा है. यू कैन सी द एरो. तो ये पुश या रिपेल, पुशिंग फोर्स है. तो ये रिपेल कर रहा है और यहाँ पर पुलिंग फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है. ये सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है. तो फोर्स का काम क्या है? वही इतने देर से हम लोग बात कर रहे हैं, काफी दिनों से इस टॉपिक में, कि फोर्स का काम है टेंड्स टू चेंज, चेंज करने की कोशिश करना. किस चीज को? स्टेट को, या एक्चुअली चेंज करना. सो इट ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट. सो इट प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूसेस. तो प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूसेस का मतलब क्या हुआ? तो if I apply a force to an object particle of mass m, फोर्स अप्लाई किया हमने, बट वेलोसिटी कितना है? जीरो. किसका? इस मास m का. इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वेलोसिटी ऑफ मास m इज जीरो. सो यहां से कंक्लूजन क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम कंक्लूजन? व्हाट व्हाट इज अवर कंक्लूजन? तो इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करने के भी बाद पार्टिकल स्टिल रेस्ट में है. तो इसका कंक्लूजन यही हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. तो जरूर कोई अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू दिस. तो ये हमारा कंक्लूजन. तो कैपिटल एफ फोर्स ट्राई तो कर रहा था, ट्राई कर रहा था, बट मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाया. ट्राइज का यही मतलब हुआ. अगर अपोजिंग फोर्स नहीं होता, या अपोजिंग फोर्स बहुत स्मॉल होता, इफ द अपोजिंग फोर्स इज वेरी लिटिल और देर इज नो अपोजिंग फोर्स, then F is greater than the opposing force, then the body will start moving with some acceleration. Then force will actually produce the motion in that case. So I'm going to explain everything. First case, force tries to produce but not successful. मतलब even after application of the force, particle is at rest. Opposing force. So since total mass of the, I mean this mass is at rest, so net force should be zero according to Newton's law. Net force तभी जीरो होगा when equal and opposite force is there. तो from here the inference is, हमारा inference ये है कि this small f opposing force is equal to f external applied by u. तो ट्राई किया बट मूव नहीं हुआ. ओके.
अब एग्जांपल लेंगे एक्चुअली प्रोड्यूसेस मोशन, मतलब एक पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए वेलोसिटी भी देने, एक्चुअली क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, अगर ऑपोजिंग फोर्स स्मॉल हो, छोटा हो या नहीं हो। सो तो इफ देयर इज अ मास m and we are applying a force, फोर्स अप्लाई करने के बाद पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, पार्टिकल रेस्ट में नहीं मतलब कुछ एक्सेलरेशन है, देयर इज सम एक्सेलरेशन, सो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, स्टार्ट मूविंग मतलब मोशन, सो दैट इज एन एग्जांपल। तो यहां से क्या हम बोलेंगे कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं? क्या कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं? पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, पार्टिकल मूव करना शुरू कर दिया है, तो क्या कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं? आंसर वही है, जो अपोजिंग फोर्स होगा वो कैपिटल एफ से छोटा होगा, कैपिटल एफ विल बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। तो कैपिटल एफ अगर छोटा होगा, इफ स्मॉल एफ इज स्मॉलर एंड कैपिटल एफ इज लार्जर, देन कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दिस इज बिगर, दिस इज स्मॉल, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। और हम जानते हैं अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा फर्स्ट लॉ के हिसाब से, यानी कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा। कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा का मतलब पार्टिकल का स्टेट चेंज हो गया, पार्टिकल रेस्ट में था वो मोशन में आ गया। सो फोर्स एक्चुअली प्रोड्यूसेस लाइक दिस, या ट्राइज टू प्रोड्यूसेस, ट्राई करता है बट सक्सेसफुल नहीं होता है, दैट इज द मीनिंग। किसमें? रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। सिमिलरली उल्टा भी ट्रू है, एक पार्टिकल मोशन में है उसको स्टॉप करने के लिए अगेन वी नीड अ फोर्स, तो आई कैन राइट इट स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप, हो सकता है फोर्स अप्लाई करो आप लेकिन सक्सेसफुल ना हो, रोक ना सको। इफ a person is applying force on a big truck, a, a person is applying a force on a big truck, big moving truck, बिग बड़ा ट्रक मूव कर रहा है, फोर्स अप्लाई करोगे तो आप ट्रक को हो सकता है रोक नहीं पाओगे, आपने फोर्स लगाया रुका नहीं, वो है एग्जांपल ट्राई का। लेकिन कोई एक बॉल आ रहा है आपके तरफ और आपने उसको रोक दिया, एक बॉल ऑफ मास है, तो आपने एक्चुअली रोक दिया, स्टॉप कर दिया विथ योर एक्सटर्नल फोर्स, सो इट ट्राइज और एक्चुअली स्टॉप। तो एक्चुअली स्टॉप का एग्जांपल क्या कहेंगे, आई मीन सॉरी, ट्राई का एग्जांपल क्या कहेंगे? ट्राई का एग्जांपल, ट्राई किया लेकिन रुका नहीं, तो एक ट्रक ले लेते हैं, ट्रक, you applied a force F, tries to stop, लेकिन आप भी जानते हो रुकेगा नहीं, so it will fail to stop, let capital M be the mass of the truck, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम का भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये सब फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब याद दिला दे, अगर आप ट्रक को कंसिडर करते हो तो ट्रक को एक पॉइंट की तरह आपको लिखना होगा, एंड ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ट्रक ओनली, ओनली ऑन द ट्रक, इस मैन के ऊपर नहीं। अगर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो सेपरेट ड्रॉ करना होगा, ट्रक का फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऑल फोर्सेस एक्टिंग ओनली ऑन द ट्रक, दैट्स इट, आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सो ट्रक में क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके तो ट्रक इज मूविंग, तो हम जानते हैं कि अगर ट्रक या कार मूव कर रहा है तो एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सेलरेटिंग द ट्रक, तो फोर्स ऑफ द ट्रक इज क्वाइट बिगर। आपने इतने पतले दुबले हो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इतना छोटा सा फोर्स आपने अप्लाई किया, इससे भी छोटा, तो सिंस ट्रक इज, फोर्स ऑफ द ट्रक इज मच ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फोर्स, बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली ट्रक रुकेगा नहीं, ट्राई किया लेकिन वो रुकेगा नहीं, यहाँ तक इजी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का भी हमें नॉलेज धीरे धीरे क्लियर हो रहा है।
मास, सो फोर्स अप्लाई किया आपने, बॉल रुक गया। ओके, सो दिस इज अ बॉल ऑफ मास m, ये एक बॉल है मास m का, आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, बॉल इस तरफ मूव कर रहा था, आपने उल्टे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, बॉल वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन and then ball stops because your force is much greater than force which with ball was moving। ये सिंपल बात है एकदम। तो ये एग्जांपल है where you actually stop। फोर्स का और क्या काम है? चेंजेस द स्टेट। तो स्टेट ऑफ इनर्शिया तीन तरह का होता है, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन। तो रेस्ट के बारे में बात कर लिया हमने, मोशन के बारे में बात कर लिया कि रेस्ट से मोशन के लिए फोर्स चाहिए, मोशन से रेस्ट के लिए फोर्स चाहिए, और तीसरा होता है डायरेक्शन। तो force can change the direction or tries to change the direction of motion of a body। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है where force changes the direction is uniform circular motion, जो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो चेंज का एग्जांपल है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So you can see that if a particle is moving with a velocity v और आपने एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया 90 डिग्री माने परपेंडिकुलर, तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये धीरे धीरे फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, राइट? तो डायरेक्शन इज चेंजिंग, किसका डायरेक्शन? वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी को ही डायरेक्शन ऑफ मोशन कहते हैं। सो वेलोसिटी टेंजेंट force perpendicular and you can see that velocity का direction, initially velocity was along a straight line, सीधा जा रहा था, अब हर पॉइंट पे velocity along the tangent है और हर पॉइंट पे फोर्स परपेंडिकुलर है। तो यूनिफॉर्म मोशन एक एग्जांपल है जहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी चेंज होता है, किसके हेल्प से? फोर्स से। किस टाइप के फोर्स से? परपेंडिकुलर फोर्स से। तो मोशन का मतलब वेलोसिटी भी हुआ, ट्राइज टू चेंजेस द डायरेक्शन, लेकिन चेंज कर नहीं पाता है। ऐसा कोई एग्जांपल? फिर से वही, एक ट्रक आ रहा है बड़ा सा, आपने फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज, तो क्या आप एक पतले दुबले हैं और इतना भारी ट्रक है, आप परपेंडिकुलरली कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ट्रक का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? आंसर है नहीं होगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। ट्रक, you apply perpendicular force, no change in direction। फोर्स का और एक काम है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। जैसे स्प्रिंग में आप फोर्स अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो शेप चेंज हो गया, राइट? स्प्रिंग को आप बेंड कर सकते हो, शेप चेंज हो गया। सेमी सर्कल कर सकते हो, शेप चेंज हो गया। सो इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी ऑल्सो। तो स्प्रिंग एक अच्छा एग्जांपल है, स्प्रिंग हमारे सिलेबस में भी है। सो ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग में आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो स्ट्रेच हो गया बाई एक्स अमाउंट, वो स्ट्रेच हो गया। ये था नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, आपने उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो वो स्ट्रेच हो गया। दैट इन एग्जांपल। ये स्प्रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में लेटर ऑन। और इसके ऊपर एक और चैप्टर है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। व्हेन यू एक्सटेंड अ फोर्स, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग, आप स्प्रिंग पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो स्प्रिंग भी वापस उल्टे डायरेक्शन में आपको मतलब खींचने की कोशिश करता है, टू रेस्टोर इट्स ओरिजिनल लेंथ। अपने ओरिजिनल लेंथ को वापस पाने के लिए वो कोशिश करता है कि इस तरफ वो फोर्स लगाए। तो उस फोर्स को हुक्स लॉ के हिसाब से उसका वैल्यू होता है फोर्स ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स ऑन द स्प्रिंग डिपेंड्स अपॉन दिस एक्स।
जितना x से आप इसको खींचोगे, एक्सटेंड करोगे, द एक्स्ट्रा x, उतना ही ज्यादा आप स्प्रिंग भी आपको वापस खींचेगा उल्टे डायरेक्शन में। तो एफ एस एस माने फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। तो इसका फॉर्मूला है माइनस साइन, क्योंकि वो ऑपोजिट है, एक्स इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और स्प्रिंग ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है उल्टे डायरेक्शन में, ताकि उसका लेंथ वापस ओरिजिनल लेंथ के जैसा हो जाए। तो दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए माइनस एक्स है, माइनस साइन है। हम जानते हैं जब भी इस तरह का ऑपोजिट केस होता है तो बीच में माइनस साइन। इसके इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उतना स्टिफ होगा स्प्रिंग, उतना उसको खींचने में प्रॉब्लम होगा। द मोर द स्प्रिंग कांस्टेंट, द स्टिफर विल बी द स्प्रिंग। ओके, so this is what forces do. So types of forces, so many types of forces are there which we have covered in a single page. So force can system wise, system can be external force or internal force. We know that in Newton's law is applicable for external force. Internal force has no role in the motion of the body. Actually all internal forces cancels out each other, ये theory है, external internal। ये समझ में आ गया। देन वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन द सोर्स या ओरिजिन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो दूर से ही खींच सकता है। और कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम जानते हैं, फ्रिक्शन हुआ, अभी हमने स्प्रिंग फोर्स का बात किया, स्प्रिंग को पकड़ने के बाद उसको स्ट्रेच किया हमने, वो सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, फ्रिक्शन एटसेट्रा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन एटसेट्रा। उसके बाद रेफरेंस फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के ऊपर सेपरेट लेक्चर आपको दिया, डिटेल में समझाया, और बहुत ही एकदम स्मॉल स्मॉल सारे पॉइंट्स को आपको मैंने क्लियर किया था, जिससे अब आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब रियल फोर्स, और ये नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बारे में थोड़ा सा ही आइडिया दिया है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन अ नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम, बट यू वांट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन दैट फ्रेम। कौन सा फ्रेम, विच फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। देन यू हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशन, कुछ करेक्शन करना होगा न्यूटन्स लॉ में। न्यूटन ने जो लॉ दिया है उसमें कुछ चेंजेस करना होंगे, तब फिर यूज कर सकते हो, वो सब हम बाद में बताएंगे। ऑल दिस विल बी एक्सप्लेन लेटर, what is the correction या modification. So based on the reference frame we have two forces, real and pseudo forces. So inertial frame, non inertial, clear. Then this is based on the work power energy chapter. On the basis of work power energy chapter, when we apply some force, and if there is a distance traveled, particle was at A, now the particle reaches B due to the application of a force, then we know that this is a very simple demonstration, that work done is force into displacement. So conservative force matlab if the particle starts from A and come backs to A, particle starts from A and come backs to A, then in using this we can say that net work done is zero. So if the net work done is zero when the particle returns back to the original point, अगर पार्टिकल अपने ओरिजिनल पॉइंट में वापस आ गया है और नेट वर्क डन जीरो है, ऐसे फोर्सेस को, ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल आप ले लो, फ्रिक्शन आप यहां से यहां तक गए तो फ्रिक्शन कुछ एनर्जी लॉस करवा देगा, फ्रिक्शन तो एनर्जी लूज करवा देता है, थका देता है बॉडी को। फिर वापस आप ए में वापस आ गए तो और थका देगा, तो देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो वहां पर हम नहीं कह सकते हैं कि वापस जब ए पे आप आओगे, व्हेन यू रिटर्न टू द पॉइंट ए, then work done is not zero, then work done is not zero. So such forces like friction force is called non-conservative force. So you return to the starting point, work done zero, return to the starting point, work done not zero. That is the basic definition of conservative and non-conservative forces.
वेरियस कंडीशन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन। मैं आपको अलग अलग सिचुएशन दिखाऊंगा जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और फ्री बॉडी डायग्राम का भी कुछ नॉलेज क्लियर हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम हम लेटर डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी आपको, जैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम का नॉलेज देना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे 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 करके आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज के। सो फ्री बॉडी डायग्राम हम याद दिला दें। फ्री बॉडी डायग्राम आपको मेनली यही बताता है, फ्री बॉडी डायग्राम टेल्स यू दैट all the forces acting on a particular particle. So suppose this is my mass which we treat as a particle and you want to know all forces acting on the mass. Suppose एक मास है और आप जानना चाहते हैं कि इस मास में क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आपको इस मास को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना होगा और सारे फोर्सेस को ड्रॉ करना होगा, उसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और फिर उसके हेल्प से हम इक्वेशंस लिखेंगे। ओके, सो एक फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रहा है एट एन एंगल, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। एक फोर्स अप्लाई हो रहा है at an angle, a force is being applied at an angle, still the particle is at rest. So we know that it is only possible when net force is equal to zero, right? According to Newton's law. Equal to zero. So that means there will be some other forces also. So what are the other forces that we can find by free body diagram? So one force is weight mg, another force will be normal reaction, right? A ground will also push, that's called normal reaction, which is perpendicular to the surface, I told you that. And there will be a force of friction also. This force is trying to move in this direction, friction will be acting in opposite direction. If there is no friction, suppose this is an ice, it's an ice surface, then particle will not be at rest, it will move with some velocity. I will explain you all this part right now. First let's draw free body diagram, FBD. Particle, mg, normal reaction, and force at some angle. This much is clear. Plus there is a force of friction acting in opposite direction, friction force or any opposing force, since it is a two surfaces, block is on a surface, therefore we are taking force of friction. So this is the thing, you don't need any knowledge of friction, आपको friction का कोई knowledge नहीं चाहिए, बस ये समझ लो कि भाई पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहा है, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो एक ऑपोजिट तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा, तो वो फोर्स हम फ्रिक्शन ले लिया मैंने। So you don't need any knowledge of friction. Okay, now for my first question to you is, will n is equal to mg since particle is at rest, mane the whole situation is in equilibrium, particle m is not moving, it is an equilibrium situation. So my question is, will n equals to mg? Tell me, will n be equal to mg? Particle is at rest, think. Answer is no. If you are surprised, see, this force is making an angle theta with horizontal, ये फोर्स थीटा एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, तो आप जानते हैं कि देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, यू नो दैट देयर विल बी टू कंपोनेंट, एफ cos थीटा एंड एफ sin थीटा, राइट? This is from vector concept, you know that. Okay, now so I can draw here f cos theta and f sin theta, and then we will see whether n equals to mg or not. Why this is not equal to each other? So let's draw f sin theta. Okay, what does your Newton's law says? Your Newton's law says that since velocity is zero, therefore f net external is zero, correct? F net external zero means I can say f
f is a vector na, so I can say fxi plus fyj should also be 0. Therefore fx should be 0 net. The word net is here. In all the forces the word net matlab resultant is here, and f net y is also 0. This is our derivation. Since the particle is at rest, I can write like that. So particle at rest, f net 0, f net y is also 0. This much is also clear. Why this has come? What is the reason of this? The reason of this, the vector concept, that if f vector is 0, then fx should be 0 and fy should be 0. Let me show you. F net equals to so and so, fx 0 and fy 0. Simple. This much is also clear. So far what we have understood, we are trying to analyze this situation. इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फोर्स अप्लाई होने के बाद भी पार्टिकल रेस्ट में क्यों है. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई द पार्टिकल is at rest even after application of the force. So we have drawn the free body diagram. हमने फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया. वी हैव रिजॉल्व्ड एफ इनटू टू कंपोनेंट्स, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा. हमने फोर्स को भी रिजॉल्व कर दिया एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा में. अब हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एफ कॉस थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्स है. और वर्टिकल फोर्सेस क्या क्या है? वर्टिकल फोर्सेस आर एन, एम जी एंड एफ साइन थीटा. डोंट फॉरगेट दिस एफ साइन थीटा, इसे मत भूलिएगा. इतने फोर्सेस हमारे पास है. और यहां से हमने डिराइव कर लिया कि अगर नेट फोर्स 0 है, पार्टिकल एट रेस्ट है, तो नेट फोर्स 0 होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो नेट फोर्स 0 है मतलब फोर्स वेक्टर 0 है, तो एफ एक्स शुड बी 0 एंड एफ वाई शुड बी 0. यहां तक डिराइव कर लिया. चलो ठीक है भाई. अब व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स मतलब ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. एफ एक्स मतलब नेट एफ एक्स, राइट? सी, नेट एफ एक्स. नेट एफ एक्स में अगर सपोज राइट हैंड साइड इज माई पॉजिटिव साइन, दिस इज माई पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, अप इज पॉजिटिव, डाउन इज नेगेटिव. So I can say that plus f cos theta minus f. F net x means the net force along x axis. So plus f cos theta minus f should be 0. And along the y axis I can say f cos theta minus f should be 0. And along y axis I can say plus n minus mg minus f sin theta. This is the net force, that should be 0. So we can say equal to 0, equal to 0. That is my conclusion. So ये मैंने आपको एक रीजन के साथ बता दिया. I have explained you with all the reasons कि from here so many calculation and mathematics and new equations are possible just by using our Newton's first law. So many calculation and so many physics is possible just from this simple concept. The body remains at rest, force is trying to change the state, that is the situation, but the state has not been changed, state change नहीं हुआ, particle still at rest. और इतने सारे हमने फिजिक्स को यूज कर लिया. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू कि यहाँ से क्या क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और फ्री बॉडी डायग्राम का नॉलेज भी क्लियर हो गया. योर फ्री बॉडी डायग्राम knowledge is also clear, and we are having some good practice of free body diagram also. All these concepts will be used in Newton's second law later on, and Newton's second law is a very important topic. Lots of questions are there in Newton's second law. Anyway, तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अवर बेस. हम अपना बेस बना रहे हैं अभी, और हमारा बहुत अच्छा खासा बेस बन भी गया है. सेकेंड सिचुएशन देखते हैं. सेकेंड सिचुएशन है कि फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस एट एन एंगल. पिछले बार की तरह अभी फिर से फोर्स एक्ट कर रहा है एट एन एंगल. इस बार पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, इट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? पार्टिकल इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी. तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो, इवन इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वी नो दैट net force external should also be 0 according to Newton's law. So let's write constant, therefore net should be 0 from first law of motion. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ये तो सेम ऑब्जेक्ट है, सेम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ होगा, सेम.
mg and upwards F and friction at an angle theta. F is at an angle theta, suppose. Same like last time. तो फिर से वही क्वेश्चन हम पूछेंगे. I will again ask you same question. Will n will be equal to mg? Answer will be again no. Answer will be no. Why? Again, same thing we will do quickly. F I will resolve into f cos theta, f sin theta. F cos theta, f sin theta. So here f cos theta, f sin theta, same thing. So हमारा एक रिवीजन भी हो जा रहा है. We are also revising in this way. Now let's find out why this is wrong. Same logic. V constant तो net zero. Net zero मतलब net force along x axis zero. Net force along x axis क्या है? F cos theta minus f 0. And similarly for y. So let's write it down. V is constant, net x should be 0 and net y should be 0. V is constant, constant माने acceleration should be 0, constant velocity माने acceleration 0, Newton's law के हिसाब से acceleration 0 माने net force 0. Net force 0 is a vector, net force is a vector quantity. Vector quantity is 0, its x component will be 0 and y component will be 0 and z component will be 0. All the component will be 0. Okay. So should I explain you again why this is 0 quickly? Fxi plus fyj 0, therefore fx equal to 0, fy equal to 0. This is net resultant force. Okay. Coming back to writing equation. Now the main part. Write down some equations. Let's write some equation. So since net force along x-axis is 0, what can I say? F cos theta minus f is 0. Net force along x-axis 0 है तो हम कह सकते हैं f cos theta minus f 0. हम यहाँ पर लिखेंगे अभी. और नेट फोर्स along y axis अगर 0 है तो हम कह सकते हैं plus n. Since net force along y axis is 0, we can say plus n minus mg minus f sin theta will be equal to 0. तो नेट फोर्स क्या है? प्लस एन माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ये है नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, तो हमने ये साइन कन्वेंशन लिया है. ये प्लस एक्स और प्लस वाई का ये डायरेक्शन है. सो लेट्स राइट इट डाउन. माइनस एफ इज 0 minus f sin theta is also 0. So we have again we got the same conclusion except this part. Only in this part we have velocity constant. सिर्फ इस part में change है थोड़ा सा velocity constant. बाकी पूरा का पूरा result same ही आ गया. So आपने force apply किया, particle was at rest, particle ने move नहीं किया, same equations मिला. आपने force apply किया, particle constant velocity से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होगा और मुझे कुल मिलाकर सेम इक्वेशन आ गया, मिल गया, सेम इक्वेशन मिल गया. नेक्स्ट केस देखते हैं. फोर्स अप्लाई किया इस तरह से आपने, यू हैव अप्लाइड अ फोर्स हॉरिजॉन्टली एंड u नॉट जीरो, मतलब स्टार्टिंग स्पीड ऑफ दिस इज नॉट जीरो, कुछ u है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और कुछ भी, और आपने फोर्स अप्लाई किया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, v इज ग्रेटर देन दिस 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड पकड़ लेते हैं. तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गया तो क्या है, एक्सेलरेशन क्या जीरो हम बोलेंगे, क्या हम एक्सेलरेशन जीरो बोलेंगे? आंसर है नहीं, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा ही. तो फोर्स अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन होता है, ये तो हम जानते ही हैं. तो क्या सिचुएशन है? v is not constant. ओके, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन कोई पॉजिटिव वैल्यू है. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स विल बी नॉट जीरो. नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी नॉट जीरो. ये हमारा कंक्लूजन है. अब मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां पर
कि न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स का वैल्यू जो होता है, एफ नेट का वैल्यू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक फाइनल एक्सेलरेशन मिलेगा, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, अल्टीमेटली इन सारे फोर्सेस का एक सिंगल रिजल्टेंट होगा, एफ नेट जिसको कहते हैं। वो सिंगल रिजल्टेंट फोर्स को हम लिखते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट का मास इनटू जो भी इसका एक्सेलरेशन वेक्टर हो। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, तो न्यूटन सेकंड लॉ भी थोड़ा हमारा रिवाइज हो जाएगा, हम इसको अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो इस मैं आपको वही सेम डायग्राम दिखाऊंगा ऑब्लिक फोर्स वाला। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये मोस्ट जनरल केस है, इससे ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर से हम दो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से हमें क्या मिलेगा डेरिवेशन। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, देन वी गॉट एफ एक्स इज जीरो, नेट एफ एक्स इज जीरो, नेट एफ वाई जीरो। जीरो था तब ये मिला। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, चलो वेक्टर से समझते हैं। एफ को लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, और ए को लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और वहां से हमें क्या जो मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। फाइनली मिलेगा एफ एक्स नेट इज मास इंटू ए एक्स, नेट फोर्स along x axis is मास इंटू एक्सेलरेशन along x axis, सिमिलरली y के लिए। तो देख लेते हैं, ये वेक्टर कंसेप्ट यूज किया मैंने, एक्स आई प्लस ए वाई जे, यहां से एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। क्यों हुआ ये, आई कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई जो है उनको इक्वेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, और सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ जे को जब हम इक्वेट करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, ये है और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो हमारा नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, लेट्स यूज दिस डायग्राम। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ ए, तो वो हम यहां लिखेंगे। और नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या है, प्लस एन। अच्छा, यहाँ मुझे और एक बात बताना है स्टूडेंट्स, कि जब हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं तो जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। टू मेक और थिंग्स, जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसी को पॉजिटिव मान के चलते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको पॉजिटिव उसको पॉजिटिव मान लिया था, वो हमारे ऊपर था। लेकिन आपको अगर और सिंपल करना है फिजिक्स को, न्यूटन सेकंड लॉ जब भी अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो जितने भी फोर्स इस डायरेक्शन में, ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो हमारा अजम्पशन है कि सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने फोर्स अप्लाई किया और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने फोर्स अप्लाई किया, पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है। आपने ऑब्लिक फोर्स अप्लाई किया, ग्राउंड में था ये, ऑब्लिक फोर्स अप्लाई किया, पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा है, ग्राउंड के अंदर धस नहीं जा रहा है, घुस नहीं जा रहा है ग्राउंड के अंदर, ओके, स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए एक्स, और एफ वाई क्या होगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए वाई। यही आपको मेन मैं सिखा रहा हूँ। तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, सीख चुके ही ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉ। फ्री बॉडी पढ़ने से पहले ही हमने फ्री बॉडी डायग्राम का काफी कुछ सीख लिया है एप्लीकेशन। तो ठीक है, सिंस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो एफ विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और माइनस जो स्मॉल एफ है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो नेट फोर्स ये हुआ along x एक्सिस इज मास इनटू ax जो भी हो, और y एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है एक्चुअली इन दिस केस। तो यूजिंग दिस न्यूटन्स दिस वन, नेट फोर्स क्या कहेंगे। अब y एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो,
जनरली हम लोग प्लस अबव द वाई एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, अबव द एक्स एक्सिस मतलब इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसी को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये प्लस एन हो गया, माइनस एम जी माइनस ए इज इक्वल टू मास इंटू ए वाई। अब क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल इज ओनली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो कि दिस इज एम इंटू जीरो यानी जीरो, ये एक्स्ट्रा लिख सकते हो क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि पार्टिकल्स फोर्स ऑब्लिक है लेकिन पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू एम जी प्लस, और लिखते इस तरह से चले जाओगे, नए नए क्वेश्चंस मिलते जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या यूज हो रहा है। इतने छोटे से कंसेप्ट से हमने कितना कुछ सीख लिया एक्स्ट्रा। सिमिलरली जब पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज होगा तो वही बात है, स्पीड डिक्रीज होने का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नेट फोर्स जीरो नहीं, वही सब बात। और फिर वहां से फिर से हम कहेंगे नेट फोर्स अगर जीरो नहीं तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। और फिर वहां से एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स नेट एफ एक्स नेट एफ वाई इक्वल्स टू एम, वही सब, मतलब ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है। तो इस सीधा नेक्स्ट केस में जाते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, जो मैं बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूँ आपको। तो आप प्रीवियस लेक्चर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस कोई एक लेक्चर में मैंने समझाया है वो आप देख लीजिए। वाई सर्कुलर मोशन हेडिंग था, देख लीजिए आप कौन सा लेक्चर में है वो। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी कुछ बात क्लियर कर दें। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉट जीरो, विल नॉट बी जीरो, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो ये सब हमने डिटेल में देख लिया अच्छी तरह से। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, इस फोर्स का स्पेशल नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो थोड़ा मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ही बता दे रहा हूँ, सर्कुलर मोशन भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अभी के अभी। तो एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये एम क्या है, ये मास ऑफ दिस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसका मास एम है, जो पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, दैट इज एम। और ये फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, और रेडियस तो आप सर्कल का जानते ही हो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाई आर, किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। कौन सा क्या फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कॉन्स्टेंटली परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हो, किसी भी पॉइंट में पार्टिकल हो देखो ऑलवेज परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। रेडियस, ये वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी, ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेक्टर, इसलिए जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो यहाँ से फर्दर हम वो सब न्यूटन्स लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो सब यूज कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स हम सर्कुलर मोशन में देखेंगे। इस फोर्स का स्पेशल नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट केस, तो कभी कभी 90 डिग्री नहीं, फोर्स एट एन एंगल भी हो सकता है। जैसे पैराबोलिक, पैराबोलिक मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था पैराबोला। तो वहां पर वेलोसिटी, सपोज यहाँ पर वेलोसिटी v ऐसे है लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। तो ये देखो इस बार एंगल चेंज हो गया, तो जरूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री हो, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक केस है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी धीरे धीरे, आप जानते हो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपने का आइडिया है तो आप जानते हो कि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है और उसके बाद फिर इंक्रीज होता है ना। वेलोसिटी का यहाँ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो सिंपल बात लिखे जल्दी से, वही बात, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, नॉट जीरो, नॉट जीरो, बात खत्म। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको पता ही है। डायमेंशन ऑफ फोर्स बहुत इजी है, मास ये है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये है। तो ये बहुत इजी, छोटे छोटे पॉइंट्स हम बता रहे हैं, बाकी आप देख लेना।
एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स सभी को पता है, ये है उसका डेफिनेशन, आप देख लीजिए। और डाइन, ये है, सारा डेफिनेशन मालूम है, ये क्लास 9-10 का चीज है। और न्यूटन और डाइन के बीच में 10⁵ का रिलेशन है, तो आप जानते हो। ग्रेविटेशनल यूनिट में किलोग्राम फोर्स हो जाता है, मतलब किलोग्राम फोर्स का मतलब 1 न्यूटन को जी से मल्टीप्लाई करोगे, जी मतलब वो एम जी वाला जी, तो जी मतलब 9.8 न्यूटन भी कह सकते हैं उसको। जी का वैल्यू आप जानते हो, 9.8 न्यूटन नहीं, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीवियस वाले यूनिट को, जो प्रीवियस यूनिट को अगर एब्सोल्यूट यूनिट को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट, नाम हो जाएगा किलोग्राम फोर्स, और ये फोर्स। सो किलोग्राम फोर्स हो गया 1 न्यूटन इंटू 9.8, तो 9.8 न्यूटन। ग्राम फोर्स हो गया 1 ग्राम, आई मीन 1 डाइन इंटू 980, जो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट में जी का वैल्यू है, तो 989 हो गया। ओके, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये पार्ट आप अच्छी तरह से देख लीजिए जो मैं मार्क कर रहा हूं। मैं मार्क कर लूं फिर बताता हूं। यहाँ पर पॉइंट्स टू पॉन्डर एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप जानते हो कि स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं एनसीईआरटी के एंड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत सारे टॉपर्स ने भी कहा है इस बात को। तो फोर्स इज नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ भाई, फोर्स हमेशा, मोशन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, याद रख, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो नहीं होता है। फोर्स में भी अलोंग वेलोसिटी, अगर फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो हमें स्पीड इंक्रीज मिलता है, v इंक्रीज हो जाता है, उसे हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहते हैं, तब ये केस होगा। अगर फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो ब्रेक, जैसे कार में ब्रेक लगता है, तो फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल है ना, मतलब फोर्स इज नॉट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। और हमने देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी अलग जा रहा था, mg अलग जा रहा था, एंगल थीटा था, तो जरूरी नहीं कि फोर्स ये सब सेम डायरेक्शन में हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स वाज नॉर्मल टू वेलोसिटी, रिमेंबर दैट, वेलोसिटी टेंजेंशियल था, फोर्स परपेंडिकुलर था, ये एवरी पॉइंट के लिए ट्रू था। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे हम देखे थे, वेलोसिटी एट ए टेंजेंट है, mg डाउनवर्ड है, और दे मेक एन एंगल थीटा। तो क्लियर है यहां से कि फोर्स इज नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन मतलब वेलोसिटी। इन एवरी केस इट इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन। तो इस पार्ट को मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, यहां सिर्फ वेक्टर का नॉलेज चाहिए। अगर ए वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बी वेक्टर है और आप उसको के टाइम्स इन मल्टीप्लाई कर दो के बी, तो वह इतना बड़ा हो जाएगा, दिस इज के बी, इसको आपने कह दिया ए। तो ए इज के टाइम्स ऑफ बी का मतलब दे आर पैरेलल वेक्टर्स, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर के नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो तो डायरेक्शन सेम होगा, दे विल बी पैरेलल लाइंस। तो इस तरह का रिलेशन का मतलब होता है ए पैरेलल टू बी, इन सेम सेंस या इन ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हो गई। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ विल बी पैरेलल टू, ये तो ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी टाइप का रिलेशन है, इसलिए हम इस लॉजिक से भी कह सकते हैं कि इन एवरी केस इट इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन। पॉइंट्स टू पॉन्डर का ये टॉपिक आप पूरा देख लो अच्छे से, कि इफ v इज इक्वल टू एट जीरो एट एनी इंस्टेंट, अगर कोई इंस्टेंट में v जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन भी जीरो है। फॉर एग्जांपल ये है अर्थ और एक पार्टिकल ऑफ मास m, मैक्सिमम हाइट में आपने आपने अपवर्ड विथ स्पीड यू थ्रो किया पार्टिकल को अपवर्ड, और वो मैक्सिमम हाइट में जाकर रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, वो मैक्सिमम हाइट में जाके रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गया। तो उस वक्त क्या कोई एक्सेलरेशन है कि नहीं है, यस, उसके ऊपर फोर्स mg तो है ही। तो फोर्स अगर mg है तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स बाय मास, तो mg बाय मास, g एक्सेलरेशन तो है ही नीचे की तरफ।
तो अगर वेलोसिटी जीरो होता है इसका मतलब ये नहीं है कि डज नॉट मीन कि फोर्स या एक्सेलरेशन भी जीरो हो. इट इज पॉसिबल कि वेलोसिटी जीरो हो जाए फॉर ए मोमेंट, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाए फॉर ए मोमेंट बट एक्सेलरेशन जीरो ना हो. इट इज पॉसिबल. सिंपल हार्विंग मोशन एक ऐसा मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, वहां भी ऐसा ही सिचुएशन है. तो ठीक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे. रिकैप आप देख लीजिए. रिकैप, फोर्स इज पुश और पुल, changes the state, ये था SI यूनिट. नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन एक्सेलरेटेड मोशन. नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा. नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट होगा. dv dt जीरो, एक्सेलरेशन जीरो माने मतलब वेलोसिटी जीरो और कांस्टेंट. ये प्रीवियस 2-3 लेक्चर जो मैंने दिया है, पार्ट 1, 2, 3, आई एम सॉरी, पार्ट 2A, 2B, 2C, उन सबका एक साथ समरी है, फाइनल समरी ये है. न्यूटन फर्स्ट लॉ सबको पता है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. इस पैराग्राफ का मीनिंग यही है कि अगर नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो. अभी जो मैंने सिखाया था आपको, मतलब dvdt जीरो या v इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा. नेट जीरो जीरो होगा तो हम यूज कर सकते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन. वहां से x के अलोंग max और y के अलोंग may. सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से. रेफरेंस फ्रेम तो पूरा एक लेक्चर ही मैंने डेडिकेट कर दिया था, पूरे अच्छे से समझा दिया मैंने. शॉर्टकट क्या है रेफरेंस फ्रेम में? एक्सेलरेटेड फ्रेम. अगर कोई फ्रेम जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कोई लोकेशन, वो वेलोसिटी में है, वो लोकेशन जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी पार्टिकल के मोशन को, और वहां से आपको ऑब्जर्व करके क्या करना है, इक्वेशन लिखना है. अगर वो फ्रेम, वो प्लेस कांस्टेंट, उसका वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट है तो वो इनर्शियल फ्रेम है. अगर जहां से आप बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर हैं, जहां से आप बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो किसी एक पार्टिकल के मोशन को, तो जहां आप बैठे हो वो खुद एक एक्सेलरेटेड कार है या एक्सेलरेटेड ट्रेन है. तो ऐसा प्लेस जहां से बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस रेफरेंस फ्रेम को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम कहते हैं. मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ही, और वो वहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है. अगर आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से कोई एक्सेलरेटेड, ये पूरा मैंने लेक्चर आपको पूरे डिटेल में बता दिया, आप वो लेक्चर को देख लीजिए अच्छी तरह से. तो शॉर्ट में v जीरो कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा. ऐसा फ्रेम जिसका कोई एक्सेलरेशन हो, जहां पर बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हो और इक्वेशन लिख रहे हो, उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे. वहां पर एक मॉडिफिकेशन, न्यूटन्स लॉ तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग एक मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, सूडो फोर्स का हेल्प लेते हैं, तब न्यूटन्स लॉ को आप यूज कर सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी. ये मैंने एक रिकैप करवा दिया, रिकैप चल रहा है. तो ये 3 केसेस है. ए एंड बी बोथ आर एट रेस्ट. ए इज एन ऑब्जर्वर, ए इज एन ऑब्जर्वर जो बी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी आप यहाँ पर हैं, यू आर एट ए. तो दोनों ही रेस्ट में हो, आप कहाँ है, रेस्ट में है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हुआ. यहाँ पर देखो, बी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आप यानी ऑब्जर्वर बी के ऊपर हो, तो आप भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करोगे इसके साथ साथ, राइट. बाकी नीचे फ्रिक्शन है नहीं है उतना डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, वो बाद में करेंगे. तो मेनली क्या है कि आपका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप ऑब्जर्वर हैं, आपका खुद का वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आप एक इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिख रहे हैं. और इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन. आप ऑब्जर्वर हैं, आप बी का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, बी मूव कर रहे हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी से. मान लो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं भी है, तो अगर बी इस तरफ मूव कर रहा है तो आप उसके पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर जाओगे स्लिप करते हुए, और गिर जाओगे. एनीवे anyway, तो बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अभी नहीं, सिस्टमेटिक में बताएंगे. तो ऐसा, तो आप एक एक्सेलरेशन से बी
ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, आप माइनस ए एक्सेलरेशन से पीछे जाओगे, मतलब आपका एक एक्सेलरेशन है और वहां से आपका खुद का एक एक्सेलरेशन होगा, और ऐसा एक्सेलरेटेड फ्रेम से आप खुद एक्सेलरेटेड है और इक्वेशन आपको लिखना है, तो आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। बात तो पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर दी एक्चुअली, तो कंसेप्ट अंडरस्टूड हो ही गया होगा। आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, क्लास वर्क टू डू राइट नाउ, जल्दी जल्दी देख लो। 10, सब सिंपल सिंपल इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ये मैंने पार्ट 2 को पूरा मिलाकर बनाया, पार्ट 2 ए बी सी सब मिक्स करके यहाँ बनाया है। तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करना था, सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे आपसे, आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। होमवर्क आप जानते हो मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। पहला स्कूल बोर्ड जेई नीट बेसिक सब मिलाकर, सेकंड स्ट्रिक्टली फॉर नीट जेई मेन जो इससे थोड़ा हार्डर होगा, तो इसमें इजी और मीडियम लेवल को हम इंक्लूड करते हैं, इसमें मीडियम और हार्ड लेवल को इंक्लूड करते हैं, और आईआईटी जेई में आईआईटी जेई पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन रहता है, और इसमें इजी मीडियम हार्ड सुपर हार्ड सब कुछ इंक्लूड करते हैं। तो ये कंपलसरी होमवर्क है, रहता है, इतना करना ही है। तो सेक्शन 1 कंपलसरी होमवर्क, सेक्शन 2 फॉर नीट एंड जेई मेन, सेक्शन 3 में कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। लास्ट 50 इयर्स और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी सब मिलाकर भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला, और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने क्लास वर्क में भी दे दिया है आपको, तो होमवर्क का ज़्यादा लोड नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकेंड लॉ, बहुत कुछ है उसमें, तो हमारा और भी फिजिक्स हायर और बेटर होने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। होमवर्क करने के बाद ऑल दिस थिंग्स आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक हमने अपना पूरा बेस बना लिया है, अब उस बेस को यूज करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको फ्री बॉडी का डायग्राम का नॉलेज दे दिया, न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन का नॉलेज दे दिया, तो बहुत नॉलेज आपको ऑलरेडी मिल गया है। तो जब हम इस टॉपिक में जाएंगे तो मुझे और भी अच्छे से समझ में आएगा, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है ड्यूरिंग द लास्ट, जो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखा है जेई का, नीट का, और बहुत एग्जामिनेशंस का जो भी, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। एनीवे, सो योर क्लास इज ओवर, टेक केयर।